दे नहीं रहे थे, तब वो अपने पब्लिशर को कॉल करता है और उससे कहता है किसी तरह रूम 1408 मैनेज करो। और पब्लिशर अपने लॉयर के जरिए वो रूम माइक के लिए रिजर्व करवा देता है। लेकिन जाने से पहले उसे खुद इस मर्तबा थोड़ी सी नर्वसनेस महसूस हो रही थी, जो पहले उसे कभी नहीं हुआ करती थी। रूम में जाने से पहले उसे इस होटल के मैनेजर अपने रूम में बुलाते हैं। असल में वो किसी भी तरह माइक को रूम 1408 में जाने से मना करना चाहते थे। वो माइक से कहते हैं, मिस्टर माइक, ये $800 की शराब आपको मुफ्त में दी जाएगी अगर आप उस रूम में ना जाएं। उनकी इस बात पे माइक जवाब देता है, आपका ये तोहफा भी मुझे रूम में जाने से रोक नहीं सकता। तब मैनेजर सीरियस हो जाते हैं और माइक से कहते हैं, आप जानते हैं ना वहाँ कितनी मौतें हुई हैं? माइक झट से बोला, 12। तब मैनेजर ने नाम में सर हिलाते हुए कहा, नहीं 12 नहीं बल्कि 56 मौतें हुई हैं वहाँ पर, जिसमें से सिर्फ 12 को ही पब्लिक किया गया और हर मौत पहले से ज्यादा भयानक थी। बेहतर यही होगा कि तुम उस रूम में ना जाओ, मैं अब एक और मौत यहाँ पर नहीं देख सकता। माइक जवाब में कहता है, अच्छी कोशिश थी मुझे डराने की, लेकिन मैं डरूंगा नहीं। ये सुनकर मैनेजर हंसा और उसने माइक के सामने एक फाइल रखी जिसमें सभी मरने वाले लोगों की डिटेल्स थी। पहले जिस आदमी ने वहाँ सुसाइड की थी उसने तो अपना गला काट दिया था, और जब उसे देखा गया तो वो मरने से पहले सुई से अपना गला सीने की कोशिश कर रहा था। एक औरत ने अपना मुंह सूप बोल में डालकर सुसाइड की थी। ये बातें सच में चौंका देने वाली थी। पहला ऐसा कोई होटल था जो सच में थोड़ा थोड़ा माइक को हॉन्टेड लग रहा था। मैनेजर उससे कहता है, तुम मेरे ऑफिस में बैठकर 1408 के बारे में मुझसे कुछ भी पूछ सकते हो। ये पूरी फाइल रखी है तुम्हारे सामने, कोई भी केस स्टडी कर सकते हो। अपनी किताब के लिए जितना मटेरियल चाहे तुम यहाँ से इकट्ठा कर लो, लेकिन प्लीज उस रूम में मत जाओ। माइक उससे कहता है, क्या मुझे वो बोतल मिलेगी? चुप करके मैनेजर वो $800 की बोतल उसे पकड़ा देता है और माइक वहां से अपने रूम के लिए निकल जाता है। मैनेजर भी उसे लिफ्ट के जरिए उसके फ्लोर पर छोड़ने के लिए आया था। जहाँ लिफ्ट के 14 फ्लोर पर रुकते ही मैनेजर उससे कहता है, मेरा और आपका साथ यहीं तक था, इससे आगे मैं आपका साथ नहीं दूंगा। माइक को इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो आगे गया और उसने अपना कमरा खोला। खोलने पे ये कमरा बिल्कुल नॉर्मल था, नॉर्मल फर्नीचर, नॉर्मल लाइट्स, कुछ भी ऐसा वियर्ड नहीं था यहाँ पे। यहाँ तक के यहाँ की सफाई भी हुई हुई थी। अगर कोई कमरा सालों से बंद होता तो वहाँ धूल तो जरूर होती। माइक इन सारी चीजों पे गौर करते हुए वॉशरूम में जाता है और टॉयलेट पेपर तोड़कर अपना पसीना साफ करने लगता है, जिसके बाद वो वापस रूम में चला गया। रूम का थर्मोस्टेट सही से काम नहीं कर रहा था, जिसकी वजह से रूम में गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही थी। इस चीज पे गौर ना करते हुए वो सबसे पहले अपना टेप रिकॉर्डर निकालता है और अपना यहाँ का एक्सपीरियंस रिकॉर्ड करने लग जाता है। सब चीजें नॉर्मल थी, नॉर्मल सा फर्नीचर, कुछ 2-4 पेंटिंग्स, कुछ एबनॉर्मल बस ये था कि कारपेट पे दाग धब्बों के निशान थे और एक अलमारी थी जो काफी पुरानी थी। ये सब रिकॉर्ड करने के बाद वो खिड़की के पास गया, खिड़की खोली और बाहर का नजारा चेक किया। बाहर बस कुछ बिल्डिंग्स थी और ट्रैफिक का भयानक शोर था। अभी वो यही सब रिकॉर्ड कर रहा था कि एकदम से उसे गाने की आवाज सुनाई दी, जिससे वो हड़बड़ा गया। पीछे मुड़कर देखा तो वो गाना साइड टेबल पे रखे रेडियो में बज रहा था और अब बेड के ऊपर एक बुक के साथ साथ 2 चॉकलेट भी थी। वो तकिया जिसे माइक टेढ़ा करके बैठा था, वो तकिया बिल्कुल ठीक अपनी जगह पर था, ऐसे जैसे दोबारा उसे किसी ने ठीक किया हो, और उस पर 2 चॉकलेट्स रखी थी जो पहले नहीं थी। इन सब चीजों को लेकर माइक थोड़ा कंफ्यूज हुआ और फिर उसे लगा कि शायद ये सब कुछ मैनेजर का किया धरा है, उसी का कोई चाल है, कोई प्लान है। और यही समझते हुए वो बिना ज्यादा सोचे समझे वो चॉकलेट्स उठाकर खा लेता है और रेडियो को बंद कर देता है। अब उसे ये बात तो कंफर्म हो गई थी कि जरूर मैनेजर का कोई आदमी इस कमरे में छुपा हुआ है, कोई सीक्रेट कैबिन, कोई सीक्रेट जगह इस कमरे में है। वो उसी चीज को ढूंढने लग जाता है और ढूंढते हुए वो वॉशरूम में जाता है, जहाँ उसने देखा कि वो टॉयलेट पेपर जिसे उसने यूज करके अपना पसीना साफ किया था वो बिल्कुल ठीक तरीके से लगा हुआ था, और 1 सेकंड में कोई कमरे में आकर ये सारी चीजें ठीक करके कैसे बाहर जा सकता था। इन चीजों ने उसे सच में थोड़ा सा डरा दिया, लेकिन कमरे की अलमारी में, बाथरूम में, बेड के नीचे कोई भी नहीं था। अचानक माइक की नजर छत पर गई, जहाँ पे वेंटिलेशन कंपार्टमेंट था। उसे ऊपर किसी के होने का एहसास हुआ और अब तो उसे ये बात कंफर्म हो गई कि जरूर मैनेजर का ही कोई आदमी वहाँ पर छुपा हुआ है और माइक को तंग कर रहा है। माइक उसे आवाज लगा के कहता है, अरे थोड़ी और कोशिश करो, इससे काम नहीं बना। कमरे का थर्मोस्टेट खराब होने की वजह से टेम्परेचर काफी बढ़ चुका था। वो अब रिसेप्शन पे कॉल करता है, जहाँ कॉल रिसीव करते ही रिसेप्शनिस्ट उससे पूछती है, क्या अब यहाँ से आप जाना चाहेंगे? माइक चिढ़ जाता है और उससे कहता है, अरे नहीं, मेरे कमरे का थर्मोस्टेट काम नहीं कर रहा, फौरन से पहले यहाँ पर किसी इंजीनियर को भेजा जाए। ये कहकर वो फोन काट देता है और अब उसके दिमाग में चल रहा था कि पता नहीं कितने लोगों की यहाँ मौत हुई है। ये सोचते ही वो कमरे की सारी लाइट्स ऑफ करता है और यूवी लाइट से कमरा देखने लगता है, जहाँ उसे खून के धब्बे और अजीबोगरीब निशान दिखाई दे रहे थे। 1-2 मरतबा तो उसे इंसानों की परछाई भी दिखाई दी। इन चीजों को देखकर माइक का सच में पसीना छूट गया था। वो सोफे पे बैठकर ये सारी चीजें अपने रिकॉर्डर में रिकॉर्ड करने लगता है और तभी उसके दरवाजे पे नॉक हो जाता है, जिससे वो ऐसे घबरा गया जैसे कोई भूत उसके कमरे में आ गया हो। करीब जाकर उसने दरवाजा खोला तो ये इंजीनियर था,
जो माइक से कहता है, आई एम सॉरी सर, मैं आपके कमरे में नहीं आ सकता, लेकिन हाँ मैं आपकी हेल्प जरूर कर सकता हूँ आपके रूम का थर्मोस्टेट ठीक करने में। माइक को भी पता था कि वो डरा हुआ है, इसीलिए उसके बताए तरीकों से वो खुद ही थर्मोस्टेट ठीक कर लेता है, जिसके बाद इस कमरे का टेम्परेचर काफी अच्छा हो गया। खैर अब वो सुकून से आकर अपने बेड पे बैठता है और अपनी महंगी शराब को एंजॉय करने लगता है कि तभी एकदम से उसके साथ पड़ा हुआ रेडियो ऑन हो गया और इस मर्तबा वो इतनी बुरी तरह से हड़बड़ा था कि उसके हाथ से एक गिलास भी छूट गया। रेडियो पे उसे गुस्सा आया और उसने रेडियो बंद कर दिया, लेकिन अगले ही सेकंड वो रेडियो खुद ब खुद चल गया और उस पे 1 घंटे का टाइमर स्टार्ट हो गया। रेडियो पे उसे गुस्सा आने लगा था, उसे जाकर पीछे से रेडियो का स्विच ही उतार दिया, लेकिन इस सब के बावजूद भी रेडियो के ऊपर टाइम चलता रहा और उसे मैनेजर की वो बात याद आई कि इस कमरे में 1 घंटे से ज्यादा कोई भी स्टे नहीं कर पाया और शायद ये वही टाइमर ऑन हुआ था। इसी सब सोचों के दौरान माइक को कुछ भी सुनाई देना बंद हो गया। वो हैरान खिड़की खोलकर बाहर शोर की आवाज़ें सुनने की कोशिश करता है, लेकिन सच में उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था और अब उसे सच में कुछ गलत महसूस हुआ। जैसे ही वो विंडो से बाहर निकलने लगा तो एकदम से विंडो बंद हो गई, उसका हाथ विंडो के अंदर ही क्रैश हो गया। विंडो को बहुत मुश्किलों से खोलने के बाद उसने फाइनली अपना हाथ तो बाहर निकाल लिया, लेकिन अब वो पूरी तरह जख्मी था। वॉशरूम में जाकर वो ठंडा पानी चलाकर अपने जख्म को धोने की कोशिश करता है, लेकिन तभी नल में शदीद गर्म पानी आने की वजह से उसका हाथ झुलस जाता है और वो दर्द में तड़पने लगता है। डर कर वो वापस कमरे में आया तो उसने देखा कि पास पड़ा फोन बज रहा था। उसने फोन उठाया जहाँ रिसेप्शनिस्ट उसे कहती है, आई एम सॉरी सर, आपको ऑर्डर किया हुआ सैंडविच थोड़ा लेट है। ये सुनकर माइक हैरान हो जाता है और उसे कहता है, मैंने कोई सैंडविच ऑर्डर नहीं किया। सुनो, मैं हार गया हूँ, मुझे फौरन इस कमरे से बाहर निकालो और एक टैक्सी बुक करो, मैं जख्मी हूँ, मुझे हॉस्पिटल जाना है। लेकिन रिसेप्शनिस्ट उसकी एक नहीं सुनती और अपनी अपनी बात कहकर फोन काट देती है, जिससे उसे बहुत गुस्सा आता है और वो दरवाजा खोलने के लिए जब दरवाजे की तरफ जाता है तो दरवाजा अब जाम हो चुका था। उसे लगा कि दरवाजा लॉक हो गया है। उसने चाबी लगाकर जब दरवाजे को खोलने की कोशिश की तो चाबी भी दरवाजे के अंदर ही टूट गई और उसने जब लॉक खोलने के लिए जोर लगाया तो लॉक ही उसके हाथ में आ गया, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। डर अब उसे भी लगने लगा था। दरवाजे के ऊपर हाथ मार मार कर उसने मदद बुलाने की कोशिश की, लेकिन कोई भी उसकी आवाज नहीं सुन पाया। यहाँ तक कि उसने दरवाजा भी तोड़ने की कोशिश की, लेकिन ये दरवाजा तो जैसे पत्थर का बन गया हो। अब उसने पिन होल से बाहर झांकने की कोशिश की, जहाँ उसे बाहर के नजारे के बजाय अपनी ही आंख उल्टा दिखाई दी और इससे वो और भी ज्यादा डर गया। माइक को किसी भी तरह यहाँ से बाहर जाना था। उसके दिमाग में एक आइडिया आया और वो खिड़की के पास गया। उसने एक लैंप गिराकर नीचे से मदद मांगने की कोशिश की, लेकिन हैरानकुन तौर पर वो लैंप सड़क पे गिरने के बजाय हवा में से ही गायब हो गया। अब उसे सामने वाली खिड़की में कोई बैठा नजर आ रहा था। शायद माइक की किस्मत अच्छी थी जो उस आदमी ने माइक को देख लिया। माइक उसे इशारा करके समझाने की कोशिश करता है कि वो यहाँ पे फंस गया है और वो पुलिस को बुलाए, लेकिन वो आदमी इतनी दूर से उसकी बात नहीं समझ पाता और उसी की जैसे हरकतें करने लगता है। तब माइक पास रखे लैंप को उठाकर अपने मुंह पे रोशनी डालता है और सामने वाला आदमी भी यही काम करता है, जहाँ उसे देखने को मिला कि सामने जो आदमी था वो कोई नहीं बल्कि उसका रिफ्लेक्शन, उसका डुप्लीकेट ही था। और अभी पूरी तरह वो ये बात समझ पाता कि उसे सामने वाले खड़े माइक के पीछे एक अजीब सा आदमी छुरी लिए खड़ा दिखाई दिया। डरकर उसने जब पीछे मुड़कर देखा तो उसके पीछे भी वही आदमी खड़ा था, जो अब बिना सोचे समझे उसके ऊपर वार करने लगता है। माइक उससे बचने की भरपूर कोशिश कर रहा था और आखिर को माइक ने उसे उठाकर दूर धक्का मार दिया और जब उसने मुड़कर पीछे देखा तो वो आदमी गायब हो चुका था। अगर वो आदमी यहाँ था तो एक ही सेकंड में वो गायब कहाँ हो गया। उसने पूरा रूम चेक कर लिया था, वो आदमी यहाँ नहीं था। तब उसे याद आया कि यहाँ आने से पहले उसे मैनेजर ने शराब दी थी और उसने बेड पे पड़ी हुई चॉकलेट्स भी खा ली थी। जरूर उनमें से किसी चीज के अंदर ऐसी ड्रग होगी जिससे उसे ऐसे हेलुसिनेशंस हो रहे हैं और डर लग रहा है। ये बात सोचकर वो रिलैक्स होकर सोफे पे बैठ जाता है, लेकिन तभी उसे अपनी बेटी की आवाज आती है जो उसे कहती है, डैडी मैं आपको सुन सकती हूँ। ये उसकी मरी हुई बेटी की आवाज थी, जिसे सुनकर वो भी हैरान परेशान हो गया। चारों तरफ से अब ये आवाज तेज होने लगी और माइक को डर लगने लगा। वो भागकर लिविंग रूम में आया तो वहाँ पर भी कोई नहीं था। अब उसने खिड़की की तरफ देखा, जहाँ उसे दिखाई दिया कि 2 इंसान खिड़की से गिरकर सुसाइड कर रहे हैं और ये देखकर वो बुरी तरह डर गया। वो खुद में ही सिमटने लगा जब उसे लिविंग रूम से किसी के गिरने की, किसी के तड़पने की आवाज आई। उसने लिविंग रूम में जाकर देखा तो दीवार टूटी हुई थी और दरारों में से खून निकल रहा था। ये सब देखने के बाद तो डर के साथ साथ माइक कंफ्यूज भी हो गया था। क्या सच था क्या ख्वाब था, उसे कुछ समझ नहीं आ रही थी।
कभी कभार उसे लगता था कि ये बुरा ख्वाब है, लेकिन इतनी सारी अजीब सी चीजों के बावजूद भी ये ख्वाब खुल क्यों नहीं रहा था। साफ मतलब था कि ये सब जो हो रहा था वो हकीकत थी। वो अब रूम में लगा होटल का मैप देखता है और उससे अंदाजा लगाता है कि उसके रूम में और उसके साथ वाले रूम की विंडो में सिर्फ 18 फीट की दूरी है और यहाँ से निकलने के लिए उसके पास ये आखिरी रास्ता है कि वो अपने रूम की विंडो से निकलकर बन्नी से चलते हुए दूसरे रूम की विंडो तक जाए और वहाँ जाकर मदद मांगे। उसने ऐसा किया भी, लेकिन अजीब बात ये हुई कि जैसे ही वो विंडो पार करने के लिए बन्नी पे उतरा तो वहाँ से पूरे होटल की विंडोज गायब हो गई और ये देखकर वो डर गया। नाचार वो अपने रूम की विंडो की तरफ वापस लौटने लगा जहाँ से एक औरत ने उसके ऊपर हमला कर दिया। वो नीचे गिर ही जाता, लेकिन उसने बन्नी से लटक कर अपनी जान